बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। इस संसार में जो भी चीजें दिख रही है ना आंखों से, बहुत सारी चीजें उनमें से क्या है, कार्बन से ही बनी हुई है। जैसे लकड़ी में कार्बन है, कोयला में कार्बन है, टूथपेस्ट में कार्बन है। तो ना वो तुम्हारे टूथपेस्ट में चारकोल है क्या, नमक है क्या, इनके पेंटिंग में भी कार्बन है, पेपर जो है उसमें भी कार्बन है कि नहीं, कोई कागज वागज, फूड में भी जो तुम खा रहे हो उसमें भी कार्बन है, मेडिसिन, बुक्स, सब कुछ कार्बन बेस्ड है। तो व्हेन ए कार्बन कंपाउंड इज बॉन्ड, अगर किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाया जाएगा तो क्या क्या निकालेगा, CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है। प्रेजेंस ऑफ CO2 कैन बी कंफर्म्ड बाई, अगर तुमको इसका प्रेजेंस देखना है बच्चा तो क्या करोगे, जल्दी बताओ। लाइम वाटर से पास करा देंगे। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू लाइम वाटर अगर से पास कराते हो तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है बेटा, ध्यान दें। हाँ, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो मिल्कनेस गायब हो जाएगी, अब्सेंस हो जाएगी, अब्सेंस ऑफ मिल्कनेस। क्यों भाई, क्योंकि उसमें एक कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं CaHCO3 होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा, ये पानी में सॉल्युबल होता है। पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इसकी वजह से मिल्कनेस गायब हो जाती है। अर्थ क्रस्ट जो है उसमें 0.02% कार्बन है, लेकिन एज मिनरल लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम, अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है वो किसके फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03% है, वो किसके फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। बट कार्बन हैज इमेंस, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कार्बन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर है ना, हमारे एग्जिस्टेंस में बहुत ज्यादा है। हमारी हड्डियां किस चीज से बनी हुई है, कार्बन। हमारे मांस, फ्लेसेज, उसमें भी कार्बन। हमारे बालों में कार्बन, है ना। तो ये सारी चीजें। बॉन्डिंग इन कार्बन देख रहे हैं तो कार्बन में बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है तो तुम्हें पता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है, एक लूज करता है या एक दूसरा गेन करता है। लेकिन कार्बन की अगर मैं वैलेंसी की बात करता हूं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना, इसमें बहुत भारी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो कार्बन मॉलिक्यूल या कार्बन के साथ आने वाले अदर मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है। सो द बाइंडिंग डज नॉट फॉर्म आयन, सो द बॉन्डिंग डज नॉट फॉर्म आयन। इसलिए देखो आयन कब निकलेगा, आयनिक बॉन्ड से आयन निकल गया। जैसे NaCl है, NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो इससे क्या निकलता है, Na+Cl-, ये आयंस है। लेकिन कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसमें कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं होते। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। बात समझ में आ रही, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। बात समझ में आ रही, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,4। अब ये जो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट बनाने के लिए, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 का आंकड़ा पास कर, मतलब वो रीच करने के लिए 4 गेन करना पड़ेगा, या तो ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो 4 लूज करना पड़ेगा। ये दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से हमको क्या कहना पड़ता है कि ये कार्बन क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो गेनिंग और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है, ये बात आप समझ चुके। चलें, अब जैसे कहने का मतलब गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेता है तो अब प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, 10। क्योंकि अब समझ रहे हो ना, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, टोटल कितना है, 6। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। उसी तरीके से अगर लूज कर रहा है तो लूज करेगा तो उसमें भी बहुत हाई एनर्जी लगेगा, 6 प्रोटॉन को लूज करवाने में और 2 इलेक्ट्रॉन को। बात समझ आ रही, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आगे बढ़े। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है, ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान से समझ लो इस चीज को बेटा। यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन नीड्स हाई एनर्जी टू लीव 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन कैसे हो रहे हैं पता चल रहा है, 10 में से अगर 4 जाएगा तब ना। भाई ध्यान से समझने वाली बात है। अगर मैं बात करता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया इसने, बात समझ आ रही। तो ये क्या कह रहा है, हैज नीड्स टू
नीड्स हाई एनर्जी टू लीव 6 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है ना। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। बात समझ में आ रही? और साथ में इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा? 2। समझे? 4 तो लूज कर दिए। तो ये बात है, क्लियर है? इसमें भी देखो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6। प्रोटॉन नहीं बदला करते, याद रहेगा। क्या बदला करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या न घटेगी न बढ़ेगी। तो न्यूट्रल या स्टेबल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो जाती है? एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी, जो 4 इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉब्लम है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वाली, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई शेयरिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना ना, तो उसमें क्या हुआ? दोनों के दोनों एटम क्या रीच कर गए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के पास क्या है? एक। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी क्या है? एक। दोनों ने क्या कह दिया? चलो भाई जितना हमारे पास है वो हम भी बीच में रख देते हैं, तुम भी रख दो। तो यहाँ पर क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड बना, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, जे सेल के यहाँ पे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा देख लो। हाँ, के एल पता है ना? ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और कि भाई जैसे मान लिया कि यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर 17 किसका होता है भाई? क्लोरीन। किसका होता है? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 7 क्या है इसमें? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, ध्यान से समझना कि बीच में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इसका बहुत सिंपल तरीका है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि ऑक्टेट बन जाए? तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है वही बैलेंसी होती है। वही क्या होती है? उसी बैलेंसी को हमें बीच में रख देना है। तो देखो 1 रख दिया यहाँ पे, इधर से भी 1, तो सिंगल बॉन्ड बना दिया। बात समझ रहे? यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये एटॉमिक नंबर क्या है? 8। 8 का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। 8 का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 2। तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रख दिया यहाँ पर। बात समझ आ रही? 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा रखा गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने? 6। तो देखो 2 ये, 2 ये और 2 ये, फिर इसका भी 2 ये, 2 ये और ये 2, तो दोनों का 6 रख दिया और बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? अगर मैं बात करता हूँ H2O का, पानी का, तो तुमने देखा होगा कि भाई ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन उससे चिपके हुए हैं। तो तुम्हें देखा कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो क्रॉस देखो, गिनो, 2 2 4, 1 1 शेयर कर दिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो इसलिए क्या हो गया ये? उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बात हो रही है। 2 का क्या होता है? 5। इसमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को रीच करने के लिए कितने की जरूरत? 3 की जरूरत। तो इसलिए कितना शेयर करेंगे? देखो 3। एक नाइट्रोजन 3 और दूसरा वाला भी नाइट्रोजन 3। अगर 3 शेयर करेगा तो इसके पास बचेगा कितना? 2। तो 2 2 बच गया। और नाइट्रोजन आपस में क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम समझ रहे हो ना कैसे बनाना है? बना लोगे? बिल्कुल। अभी सवाल इस पे पूछे जाएंगे। मेथेन के बारे में बात करता हूं, तो मेथेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन होता है बेटा। इट इज यूज्ड एज फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तुम्हें पता ही है मेथेन बायोगैस में कितनी होती है? होती है बेटा 60 to 65% मेथेन होती है। कितनी होती है भाई? 60 to 65% क्या होती है बेटा? मेथेन गैस होती है, याद रहेगा। तो यही है। तो मेथेन के बारे में बात करें, फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है CH4, मतलब कार्बन के साथ 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये चारों इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और सब सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है? तो यही बात बता रहा है, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन विद 4 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। Covalently bonded molecule have strong bond within the molecule, but intermolecular forces are weak. मॉलिक्यूल के अंदर तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल, एक मेथेन का मॉलिक्यूल दूसरे मेथेन के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है? बहुत ही वीक बॉन्ड बनाता है। इसके वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? वीक हो जाती है और लो हो जाती है। वीक बॉन्ड के वजह से क्या हो जाती है? लो हो जाती है। Since these electrons are shared between atoms and no charged particles are formed,
कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि भाई जहां पर आयनीकरण नहीं होता या आयनाइजेशन नहीं होता, जहां पर किसी चीज का आयनाइजेशन नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? और क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड में आयनाइजेशन होती ही नहीं, तो दे आर कॉल्ड, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करता हूँ NaCl है, NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है, जो पानी में घोलते हो तो ये किस में टूट जाता है? Na प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे देखो आयन ही आयन है, तो यहाँ पे बिजली, 3 इडियट मूवी देखी है? सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, दिखाता है ना, बढ़िया झटका दिलवाता है मेन पार्ट पे। तो वो सब कहानी ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा एलोट्रॉप की, थोड़ा सा ध्यान से समझने। एलोट्रॉप का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरिन्स है। C60 फुलरिन्स, बल्कमिस्टर फुलरिन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉलिक्यूल खोजा था C60 के नाम से, वो फेमस है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फुटबॉल के शेप का होता है ना। चिमनियों से निकलने वाले धुएं को देख के इनके दिमाग में ये बात आई, ये स्ट्रक्चर आया और इन्होंने बनाया। बेसिकली ये इंजीनियर थे एक। कार्बन तो बहुत लंबे लंबे बॉन्ड बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बताता हूँ कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। डायमंड की बात करता हूं तो इसमें क्या है? एक कार्बन एटम कितने से जुड़ा होता है? 4 से जुड़ा होता है। इसीलिए इसको कैसा बोलते हैं? यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। एक डायमंड के अंदर एक कार्बन मॉलिक्यूल कितने से जुड़ा है? 4 से जुड़ा है। हर कार्बन मॉलिक्यूल कितने से जुड़ा है? 4 से जुड़ा है। तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन डायमंड। इसी वजह से डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसी वजह से डेंसिटी क्या है इसकी? बहुत हाई है। डेंसिटी क्या है? बहुत हाई है। इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? बहुत हार्डेस्ट है। ग्रेफाइट के बारे में बात करता हूं तो ये हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है इसका। हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? तो इसमें एक कार्बन एटम देखो 3 से जुड़ा है, दिख रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन छूट गया। तो ड्यू टू अच्छा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो लिफ्ट हो गया ना, ड्यू टू लिविंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक कार्बन एटम क्या हो गया? 3 से जुड़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन छूट गया। ये एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में मदद करा देगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे ये क्या है? एक एक छूटता चला गया, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी प्रभावित हो जाएगी, है ना। तो इसके वजह से आराम से टूट भी जाता है। 1 बॉन्ड इज डबल बॉन्ड to satisfy the valency hexagonal array are placed in layer above layer। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, एक ये शीट है, पहला शीट, फिर इसी के ऊपर दूसरी शीट। इसी की वजह से ये स्लिपरी भी होता है और आराम से टूट भी जाता है, क्योंकि ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट which is responsible for conduction of electricity in graphite। डायमंड के बारे में थोड़ा सा और बात करें। डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों की क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है? डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट क्या है? स्मूथ और स्लिपरी है और बहुत अच्छा कंडक्टर भी है। किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का। अब क्यों है तुम बता दोगे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बच जाता है। सिंथेटिक डायमंड आज की डेट में बहुत तेजी से प्रोड्यूस होने लगे हैं। बात समझ में आ रही? और क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के मदद से धरती के अंदर कोर तो नहीं बोल सकते, कोर तो बहुत नीचे, वो सारा मॉल्टन फॉर्म में, थोड़ा सा धरती के नीचे अगर जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इस तरीके से हो जाए कि वो क्या कर दे? डायमंड बना दे। तो उस पर्टिकुलर चीजों को साइंटिस्टों ने देखा और पता किया कि भाई कितने डिग्री सेल्सियस पे और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या है? डायमंड बन रहा है। तो उन्हीं सारी चीजों के मदद से एक आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करी गई और एक लैब में हीरा बनाने की शुरुआत हुई। आज के डेट में जो नेचुरल डायमंड है वो काफी महंगा है, लेकिन आर्टिफिशियल जो कृत्रिम डायमंड है वो सस्ता है। बात समझ में आ रही? तो वही कारण है कि आज के डेट में 16-17 हजार की भी अंगूठी लो तो उसमें डायमंड जड़ा हुआ मिल जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल डायमंड का यूज कर रहे हैं। रियल डायमंड बहुत महंगी होगी बेटा, 1.5-2 लाख तक तो आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिंथेटिक डायमंड उन्हीं को बोल रहा है, कैन बी प्रोड्यूस बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बढ़ाना है और प्रेशर भी बढ़ाना है, जिस तरीके से नेचुरली वो बनता है। दीज आर स्मॉल बट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द, ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन भाई तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक नेचुरल दे दिया जाए और एक ऐसे दे दिया जाए, तुम तय नहीं कर पाओगे कि कौन सा नेचुरल कौन सा आर्टिफिशियल। इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं।
फुलरेंस के बारे में बात करता हूं तो ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड वाज C60 विच हैज कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल, है ना। इसको जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट, मैंने बोला था ये इंजीनियर थे, आर्किटेक्चरल इंजीनियर थे, बल्क मिस्टर फुलर, उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया है, फुलरेंस, याद रहेगा। कार्बन की दो प्रॉपर्टी है बेटा, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन और दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चा टेट्रावैलेंसी, बात समझ में आ रही। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी की वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। अब थोड़ा सा समझना है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन बाय कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये जो लंबे लंबे चेन बनाता है ना कार्बन, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से बनाता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी से बनाता है, बात समझ में आ रही। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आ रही। क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, और साथ में अदर कार्बन एटम ही नहीं, जो भी चीज है, जैसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो सकती है, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग हो सकती है, दे में बी लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन या रिंग फॉर्म में, बात समझ में आ रही। सिलिकॉन भी ऐसा कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि सिलिकॉन का साइज जो है कार्बन के मुकाबले बड़ा होता है, इसके वजह से सिलिकॉन इतने लंबे लंबे बॉन्ड नहीं बना सकता और स्ट्रॉन्ग स्टेबल नहीं बना पाता। लेकिन कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ये बात समझ में आ रही है। कार्बन कैन बॉन्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम ऑफ कार्बन आर सेम और अदर मोनोवेलेंट एटम, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4, तो ये 4 लोगों के साथ दोस्ती कर सकता है, बात समझ आ रही। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, तो इसलिए 4 लोगों के साथ वैलेंसी कर सकता है, या तो 4 कार्बन हो सकते हैं या तो कोई और मोनोवेलेंट एटम हो सकते हैं। मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो। तो उस तरीके से ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अगली बात कह रहा हूं, यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन समझाना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इट वाज थॉट दैट ऑर्गेनिक आर कार्बन कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाइटल फोर्स। शुरुआत में ये माना जाता था कि कार्बन सिर्फ नेचुरली ही बनाया जा सकता है, लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक वोहलर, जो कि 1828 में उन्होंने ये प्रूव किया, हालांकि वो पुरानी थ्योरी को डिसप्रूव किया, गलत ठहराया, कहा कि नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी, जैसे कि यूरिया या अमोनियम साइनेट से भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बन बना सकते हैं। यहाँ पे देखो अमोनियम साइनेट है NH4CNO, इसको हीट किया और यहाँ से क्या बना दिया, यूरिया बनाया, जो कि एक कार्बनिक कंपोनेंट है ना, कार्बनिक। हाँ तो ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक में पूरा कार्बन ही तो भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, NH2CO NH2, NH2CO NH2 किसका फार्मूला है, लिख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो NH2CO NH2। तो देखो यहाँ पे क्या है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या है बेटा, ये कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, NH2CO NH2। तो पहले यही माना जाता था, थोड़ा सा समझने वाली बात है, पहले ये माना जाता था कि कार्बन सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनाया जा सकता है, लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक वोलर, 1828 में उन्होंने कहा ये थ्योरी गलत है, कार्बन को, अगर मैं कार्बनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं तो कार्बन कंपाउंड किसी से बनाई जा सकती है, तो अमोनियम साइनेट से बनाई जा सकती है यूरिया, और वहां पे बना के इन्होंने दिखा दिया, ठीक है ना। तो अमोनियम साइनेट को हीट कर दिया और क्या बना दिया बेटा, यूरिया बना दिया। चले आगे, ठीक है। और एक है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, बेटा इतना सिंपल ध्यान रखना है, सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। कितना सिंपल बात है, सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड यानी सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नहीं यार, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो दे आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, और ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। एग्जांपल के तौर पे जिसके लास्ट में एन लगे, जिसके लास्ट में क्या लगे, एन लगे, और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा बेटा, CnH2n+2, क्या होगा, CnH2n+2। अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो देखो क्या आएगा, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है, तो H2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो पहला मेंबर इसका क्या है, CH4, CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन, क्या बोलते हैं भैया, मेथेन। अगर n की वैल्यू 2 रख दिया जाए तो C2 और 2 2 जा 4 और 2 6, तो C2H6, इसको क्या बोलेंगे, एथेन। जब कार्बन 1 हो तो मेथ, जब कार्बन 2 है तो एथ,
ये बात क्लियर हो रही। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया किस चीज का, इथेन का। किस चीज का भैया, इथेन का। अब तुमने देखा कार्बन में कितने होते हैं, तो कार्बन में होते हैं 4। बात समझ आ रही। और ये चारों किसके साथ शेयर हो गए, एक तो कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, और इसी के साथ ये बॉन्डिंग बन गई। बात समझ में आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। C3H8 का दिखा रहा है बेटा, ये किसका दिखा रहा है, C3H8 का दिखा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, C3H8 को प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, C3H8 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। फार्मूला याद रहेगा CnH2n+2। ठीक है, चले आगे। अब इसमें देखना अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या बोल रहा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बड़ी प्यार से बता रहा है कि भैया ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम के बीच में। उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड होंगे तो उसका जो लास्ट में लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, इन। और ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो क्या लगेगा, आइन। क्या हो गया, आइन। तो जैसे C2H4 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इथीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, H2n। देखो यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, इथाइन का क्या होगा जनरल फार्मूला, तो होगा CnH2n माइनस का 2। तो यहाँ पे देखना अगर C2 है तो H क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, तो C2H2। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। बात समझ आ रही। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें देखो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, बना रहा है, तो ये इथाइन का है। इसमें डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये किसका है, इथीन का है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बढ़ाऊं कैसे आगे, भैया उधर कोने में एरो बना है, और ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मेथ यानी कि सिंगल कार्बन, एथ यानी कि 2 कार्बन, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, पेंट यानी कि 5 कार्बन, हेक्स यानी कि 6 कार्बन। हाइड्रोजन निकालने का फार्मूला तुम्हें पता है 2n+2। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, 2n+2। अब देखो यहाँ पे 1 है तो 2 × 1 + 2 4 हो गया। यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4 2 6, 3 है तो कितना है, 2 3 जा 6 2 8, 4 है तो 4 2 जा 8 2 10। बात समझ रही। तो इस तरीके से ये हो रहा है। अच्छा, कार्बन स्केलेटन के फॉर्म में बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। एक तो फॉर्म है क्या इसका, लीनियर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर। एक मतलब लाइन में सारे कार्बन को सजा दिया सिंगल बॉन्ड। ये क्या है बेटा, ब्रांच्ड फॉर्म। क्या है भाई, ब्रांच्ड फॉर्म, बस इसमें। और इसी चीज को जब हाइड्रोजन के साथ अटैच किया ना, तो देखो अब जिसे क्या, कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी होनी चाहिए, 4। तो एक तो खुद कार्बन पूरा कर रहा है, बाकी के 3 कौन करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसी तरीके से यहाँ पे देखो 2 तो कार्बन कर रहा है, बाकी 2 कौन करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर इसमें भी 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, किनारे वाले कितने, 3। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बना दिया है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनका फार्मूला क्या हो, सेम हो। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी, 1 2 3 4 कार्बन इसमें, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। मतलब हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। याद रहेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। कुछ में क्या होगा, कुछ कंपाउंड में ये कार्बन को क्या कर देंगे, रिंग के फॉर्म में बदल देंगे। तो ऐसे रिंग में जब बनते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो 6 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे भाई, साइक्लो, क्योंकि साइकिल के फॉर्म में हो गया ना, ये रिंग के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ रही। अब साइक्लोहेक्सेन में अगर तुम देखोगे तो 2 हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है नॉर्मली। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अगर 6 कार्बन हो, ध्यान से देखना, 6 कार्बन हो तो हाइड्रोजन की संख्या नॉर्मली लीनियर चेन में कितना होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए, क्योंकि 2n+2 6 2 12 + 2 14। लेकिन यहाँ पर साइक्लो में जब बात करेगा तो कितने, 12। तो 2 हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उसके एंड टू एंड मैच करेंगे तो 2 हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। ठीक है। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड में है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जैसे एग्जांपल है बेंजीन का। किसका है बेटा, बेंजीन। जो आपके घरों में पोछा लगता है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है, बेंजीन का ही कंपाउंड होता है। तो ये बेंजीन जो है C6H6 इसमें दिखता है। एक देखो, एक क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक क्या है, डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक
डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं किसमें भाई, बेंजीन में। ऑल कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, एल्केन, जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको क्या बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होंगे उसको एल्कीन और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको एल्काइन। बात समझ आ रही। इसका फार्मूला मैंने बताया था, जनरल फार्मूला CnH2n, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता था, CnH2n-2। और इसका जनरल फार्मूला अगर मैं बात करूं एल्केन की, इसका जनरल फार्मूला भी बताया गया आपको, CnH2n+2। ये याद रहेगा। ये एल्केन से बात एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड, एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। क्लियर है। तो यहां पर बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कार्बन आल्सो बॉन्ड विद अदर एलिमेंट, जैसे हैलोजन है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये सब क्या है, हैलोजन है। ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्डिंग बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है, सल्फर, मतलब कार्बन के साथ तो बनाता ही बनाता है, साथ में अदर दोस्त भी बनाता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट एंड दीज एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेटेरोएटम्स। ध्यान से समझना। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन की चेन में जब हाइड्रोजन को हटा के कोई दूसरा एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन से कोई आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ये जो विजातीय लोग आ जाते हैं ना, कार्बन को छोड़ के, जो हाइड्रोजन को छोड़ के जो बाकी के विजातीय लोग आ जाते हैं, अदर कास्ट के लोग आ जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम्स। क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोएटम। याद रहेगा। हेटेरोएटम एंड ग्रुप, heteroatom and the group containing these given होना चाहिए, these given specific property to the compound regardless of length and nature of chain, so they are called functional group। देखो ध्यान से, हेटेरोएटम्स या उनके ग्रुप जो भी हैं वो क्या आते हैं, वो आते हैं कार्बन चेन में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद पूरे कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। पूरी कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहीं से एक कहावत निकल के है कि एक मछली सारे तालाब को, एक गंदी मछली क्या करेगी, सारे तालाब को ही गंदा कर देगी। तो एक सड़ा हुआ ठीक है। तो हेटेरोएटम्स जो आते हैं, हेटेरोएटम्स जो, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप करते हैं, तो वो इंटायर जो कार्बन चेन है ना उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे OH सिर्फ लगा दिया है, हाइड्रोजन को लगा के OH लगा दिया, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ गई, एल्कोहोलिक। कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ गई, एल्कोहोलिक। क्लियर हो रही है बात, समझ गए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आर बेसिकली हेटेरोएटम्स आर ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम्स दैट कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर कार्बन चेन। अब इसमें कुछ हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे Cl/Br, जैसे हेलो एल्केन्स में बात करते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। तो इसमें अगर Cl है तो क्या लिख देंगे, क्लोरो, Br है तो क्या लिख देंगे, ब्रोमो। एल्कोहल के लिए क्या फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, OH। अल्डिहाइड के लिए क्या यूज होगा बेटा, C डबल बॉन्ड OH। इसका अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या लास्ट में सफिक्स ऐड होगा, तो इसमें यूज होगा अल। इसमें क्या यूज होगा, ऑल। बात समझ। इसमें क्या पहले जुड़ता है, प्रीफिक्सेज, क्या, क्लोरो और ब्रोमो। क्या होगा, क्लोरो और ब्रोमो। इसमें क्या यूज होगा बेटा, कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, ओन। अभी जो तुम लोग पूछ रहे थे, C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ओइक। ये सब दीज आर ऑल द फंक्शनल ग्रुप व्हिच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके। होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करता हूँ। होमोलोगस सीरीज क्या है भाई, तो होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करता हूँ। तो एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्कोहल, एल्कोहल क्या करता है, इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। बात समझ रही। केमिकल प्रॉपर्टी जैसे CH3OH है, इसको मेथेनॉल बोलेंगे, C2H5OH है, इसे इथेनॉल बोलेंगे, C3H7OH है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल बोलेंगे, इसको बेटा क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉल बोलेंगे। सारे में ऑल लगेगा और सब में एल्कोहलिक प्रॉपर्टी कॉमन रूप में पाई जाएगी। तो बात समझ में आ रही। Such a series of compound in which the same functional group substitute for hydrogen is called in a carbon chain is called homologous series। क्या कह रहा है, homologous series का मतलब क्या है, सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में लगता जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, homologous series, है ना। If a same functional group substituted the hydrogen in a carbon chain, किसी कार्बन चेन में, अब जिसे मान लो यहाँ पे एक कार्बन है, 3 कार्बन है,
अब इसमें हाइड्रोजन अगर चिपकाया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ के हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, OH। तो अभी तुमने देखा क्या है, ये C3H7OH हो गया ये। अब यहाँ पर 2 पे लगा भी सकते थे, 1 2 पर, ठीक है, 1 2 पर, और सारे हाइड्रोजन चिपका दो बेटा, सारे हाइड्रोजन क्या कर दो, चिपका दो। इसको हटा दो, इसको OH लगा दो, क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, कार्बन की संख्या कम हो गई, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप था वो अभी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH लगा हुआ है। तो इस दौरान इन दोनों ही जो कंपाउंड्स हैं इनमें क्या पाई जाएगी, एल्कोहलिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी। और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने यूनिट का डिफरेंस होगा, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा बेटा याद रखेंगे कितने यूनिट का डिफरेंस होगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहला नंबर होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन रिप्लेसेज अ सेम फंक्शनल ग्रुप। बात समझ रही। अब जैसे CH4 है, बात समझ रही, उसका दूसरा मेंबर कौन सा है, C2H6 है, तीसरा मेंबर कौन सा है, C3H8 है, चौथा मेंबर कौन सा, C4H10। इन दोनों में देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यानी 1 कार्बन बचा, यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो कितने का डिफरेंस, CH2 का। तुम बेटा इसमें भी देख लेना CH2 का, इसमें भी देख लेना CH2 का। तो बेसिकली होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, जो इमीडिएट मेंबर्स हैं, वो कितने से डिफर करते हैं, CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। कितने यूनिट से डिफर करते हैं, CH2 यूनिट। यानी कि CH2 यूनिट यानी कि इसका मास कितना आएगा, तो 12 कार्बन का और हाइड्रोजन का 1, तो 2 है, तो 1 into 2, तो कितना हो जाएगा 14। तो यानी कि 14 यूनिट के मास से इसका डिफरेंस हमेशा बना रहता है इमीडिएट मेंबर्स के बीच में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 14U समझ में आया, यूनिफाइड मास यूनिट। चलें आगे। तो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन्स के बारे में बात करते हैं। एल्कीन्स के केस में भी कोई टेंशन नहीं, एल्कीन्स में भी कितने का डिफरेंस रहेगा, CH2 है ना, C2H4 C3H6, देखो इसमें भी क्या है, CH2 किसी भी। तो जनरल फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्लास चली जाएगी बेटा, टेंशन नहीं, लिखो मत। जैसे जैसे क्लास में भेज दूंगा ये पूरी पूरी चली जाएगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, यानी कि जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या होंगे, बढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स के बारे में बात करता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो डिफरेंस इन फार्मूला कितना रहेगा, CH2 का रहेगा, देखो CH3OH और C2H5OH में। इसमें देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, कितने का डिफरेंस, 1 कार्बन का। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 का हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यानी कितने का, CH2 का। बात समझ रही। तो हर बार तुम देखोगे कि CH2 का ही डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस यानी मास का डिफरेंस कितना, 14U। तो हर बार वैसे ही होगा। बात समझ रही। तो अब जो है कल पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, आज तक के लिए इतना ही रखेंगे।